नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त रेखा बिष्ट। आज फिर मैं आई हूँ मैथ्स की दुनिया में। पर आज मैं आपको कोई मैथ्स के सवाल नहीं बताऊंगी, ना ही कोई प्रॉपर्टी बताऊंगी। आज मैं सिर्फ बताऊंगी स्टोरी ऑफ मैथ्स। कहाँ से? शून्य से अनंत तक कहानी गणित की। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं हम आज की स्टोरी। कहानी गणित की, शून्य से लेकर अनंत तक। अगर हम बात गणित की करते हैं तो इस गणित का विकास हमारी मानव सभ्यता के साथ ही हुआ है। यानी मानव सभ्यता और गणित दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पर जब भी बात मानव सभ्यता की होती है तो गणित कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो आज उसी छूटी हुई कड़ी को हम शुरू करते हैं। शून्य से हम शुरू करेंगे और अनंत तक ले चलेंगे। गणित, जिस पर सारी दुनिया का विज्ञान टिका है। विज्ञान ही नहीं, कलाएं भी गणित पर ही होती हैं। कोई भी आप मूर्ति कला ले लो, या कोई आर्ट ले लो, या कोई भवन निर्माण ले लो, हर जगह मैथ्स का ही तो इस्तेमाल होता है, गणित का ही तो काम आती है। महान यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने संगीत और गणित का रिश्ता ईसा मसीह से कई सौ साल पहले ही खोज लिया था। यानी संगीत के जो 7 स्वर होते हैं ये भी तो हमारे गणित पर ही आधारित है। कौन सी ताल ऊपर है, कौन सी ताल नीचे है। स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला सभी तो गणित के नियम। आकार और अनुपात को समझे बिना हम कोई भी रचना साकार नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि कौवे से लेकर कई जीव जंतु को 1 से लेकर 7 तक की गिनती का ज्ञान है। मनुष्य को अंकों का ज्ञान कब से प्राप्त हुआ है ये तो नहीं जानते हैं, पर लिखने का ज्ञान और अंकों को अंकित करने का, यानी कि हम जो अंक लिखते हैं 1 2 3, इस तरह के जो सबसे पहले प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो हमको बेबीलोनिया यानी आज के इराक से और मिस्र से प्राप्त हुए हैं। वहाँ के लोग अंकों को मिट्टी की पट्टी और भोजपत्रों पे लिखा करते थे। इस धरती पर इंसान की बनाई चीजों में सबसे ज्यादा पुराने में से एक है मिस्र के पिरामिड। मिस्र के पिरामिड भी एक जियोमेट्रिकल आकृति को दर्शाते हैं। इससे पता चलता है उस जमाने में ज्यामिति का लोगों को ज्ञान था। मिस्र के पिरामिड लगभग 5000 साल पहले हैं। लगभग 5000 वर्ष पूर्व बने हैं। और इन मिस्र के पिरामिड को बनाने में महान यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस के थ्योरम का प्रयोग किया गया है। बिना पाइथागोरस के प्रयोग के बिना मिस्र के पिरामिड बनाना असंभव था। प्राचीन काल में मिस्र में राइट एंगल बनाने का कुछ उनका अपना ही ढंग था। यानी समकोण बनाने के लिए उन्होंने पहली भुजा 3 गांठ लंबी बनाते थे और दूसरी भुजा 4 गांठ लंबी और तीसरी भुजा 5 गांठ लंबी होती थी उनकी। इस तरह से वो समकोण बनाते थे। मिस्र से तकरीबन 7000 किलोमीटर दूर चीन, गणित की कहानी का अगला पड़ाव। और चीन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम कुछ बात करें तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार, जिसका निर्माण का लगभग 2500 साल पहले हुआ होगा, ऐसा अनुमान है। चीन की दीवार का निर्माण कई वर्षों तक चलता रहा। ऊंची नीची जमीन पर एक मजबूत दीवार बनाना असंभव कार्य था। आज के इंजीनियर भी उसमें सोच में पड़ जाएंगे कि इतनी बड़ी और मजबूत दीवार कैसे उस जमाने में बन गई। ये भी बिना गणित के संभव नहीं है, क्योंकि कितना उसमें गारा लग रहा है, कितनी ऊंची हो रही, कितनी डेप्थ जा रही है, ये सब अनुपात बिना गणित के ज्ञान के संभव नहीं है। इंसान शुरुआत से ही गणित के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करता रहा, पर चीनी लोग इसके लिए बांस का प्रयोग करते। मिस्र और यूनानियों से थोड़ा सा आगे निकल गए चीनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें कॉलम बनाना सिखाया। कॉलम यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह के कॉलम हमें चीन से ही प्राप्त हुए हैं। चीनियों के द्वारा दिए गए कॉलम का हम आज भी गणित में इस्तेमाल करते हैं। पर चीन की दीवार और मिस्र के पिरामिड तो बन गए, पर गणित चीनी
जोड़ने घटाने के लिए प्लेस वैल्यू सिस्टम का उपयोग कर रहे थे, परंतु जब बड़े सम होते थे तो उनके लिए उन्हें अभी भी चित्रों का सहारा लेना पड़ता था। अभी तक लोग गणित को जोड़ने के लिए या तो हाथ के बालिश का या पत्थरों का या बांस का प्रयोग कर रहे थे, पर अगर हम कहें गणित में सबसे बड़ा मोड़ आया या टर्निंग पॉइंट आया तो वो है भारत। हमारा भारत, जिसने गणित को एक नई दिशा प्रदान की। भारत ने गणित की दुनिया और दुनिया के गणित को पूरी तरह से बदल के रख दिया। बेबीलोन, मिस्र, यूनानी, चीनी सभी लोग 1 से लेकर 9 तक के अंकों से तो परिचित थे, पर शून्य का आविष्कार भारत में हुआ। इस शून्य ने हमारे पूरे अंक को पूर्ण कर दिया। यानी कि बेबीलोन और मिस्र वाले लोग शून्य से परिचित तो थे, पर उस शून्य का स्थान खाली कर दिया। भारत ने शून्य को एक नया रूप दे दिया। ये पहले एक प्लेस होल्डर के रूप में प्रयोग होता था, यानी कि पहले से लोग परिचित थे पर उस स्थान को रिक्त छोड़ देते थे शून्य के स्थान पर, बाकी 1 से 9 तक अंकों का प्रयोग करते थे। शून्य के ज्ञान से तो दुनिया ही बदल गई। बड़े से अंकों को लिखना, उनको जोड़ना, घटाना, ये सब हमारे लिए बहुत ही मुमकिन हो गया। भारत में शून्य का आविष्कार होना कोई नया नहीं था, क्योंकि हिंदू धर्म और भारत की मान्यता रही है कि सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से ही हुई है और अंत में सब शून्य में ही विलीन हो जाएगा। 7वीं सदी के मशहूर दार्शनिक और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने हमें शून्य का प्रयोग करना बताया, जो आज भी हम अपने स्कूलों में विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि अगर हम 1 में शून्य को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 1 में से शून्य माइनस करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, और 1 में से अगर हम शून्य का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो शून्य प्राप्त होगा। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि 1 में से अगर शून्य का डिवीजन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ब्रह्मगुप्त जिस सवाल का उत्तर नहीं दे सके कि यदि हम किसी संख्या से शून्य का डिवीजन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, उसका उत्तर हमें मिला लगभग 500 साल बाद, यानी 12वीं सदी में भास्कर ने इसका हमें उत्तर दिया। भास्कर ने ही हमें बताया किसी भी संख्या से अगर हम शून्य का डिवीजन करेंगे तो प्राप्त हमें अनंत होगा। यानी कि अगर हम 1 में नीचे हम शून्य से डिवीजन कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इन्फिनाइट या अनंत। ये भास्कर की ही देन है। ये अनंत भी हिंदू धर्म की कल्पना थी, जिसमें ईश्वर का स्वरूप अनंत बताया गया है। शून्य और अनंत के बाद अभी एक और चीज थी जिसका आविष्कार भारत में ही होना बाकी था। भारत ने ही पूरी दुनिया को नेगेटिव नंबर से परिचित कराया। भारत इस मामले में यूरोप से कहीं आगे थे। वो इस नेगेटिव नंबर को ऋण के रूप में देखते थे। इसी ऋण से मिलकर बना है ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव। उदाहरण के रूप में यदि हम 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1। ये शून्य नहीं है, ये एक ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर है। भारत अभी यहीं पे नहीं थमा, उन्होंने एक और खोज की, वो थी त्रिकोणमिति की खोज, अर्थात ट्रिग्नोमेट्री। महीने में 2 बार जब चांद आधा होता है तो सूरज के ठीक सामने यानी सीधी रेखा में होता है। उस दिन धरती, चंद्रमा और सूरज के बीच परफेक्ट राइट एंगल यानी कि समकोण बनता है। वे नाप सकते थे कि धरती और सूरज के बीच बनने वाला जो कोण था 1 डिग्री का 7वां हिस्सा था। 1 डिग्री के 7वें हिस्से का मतलब होता है 1 का अनुपात 400। इसका मतलब यह है कि धरती से सूरज की जो दूरी है चांद के मुकाबले 400 अधिक है, 400 गुना अधिक है। यानी उस जमाने में भारतीय गणितज्ञ धरती पर बैठे बैठे अंतरिक्ष को नाप रहे थे। गणित की कहानी में यदि एक नाम छूट जाए तो भी गलत होगा, वो नाम है माधव का। माधव ने बताया कि 1 में अगर हम अनंत टुकड़े जोड़े जा सकते हैं और 1 से हम अनंत टुकड़े तोड़ सकते हैं। गणित के सबसे जटिल सवाल पाई, जिसका मान क्या है, इसका आंसर भी भारत ने ही दिया। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिन्होंने पाई का मान बताया 3.14। इसको हम 22/7 भी लिख सकते हैं।
पाई के आधार पर आर्यभट्ट ने धरती की परिधि को भी नाप दिया। आर्यभट्ट ने धरती की परिधि का मान बताया था 24,835 मील, जो लगभग सही है, पूरी तरह से सही नहीं है। इसका पूरी तरह से सही उत्तर दिया 15वीं शताब्दी के गणितज्ञ माधव ने। माधव ने इसके लिए अपने अनंत का सहारा लिया। पाई के बिना इंजीनियरों का काम नहीं चल सकता है। पाई दरअसल किसी भी वृत्त का व्यास और परिधि का अनुपात। जहां कहीं भी मोड़ और घुमाव होगा वहां पर हमें पाई की आवश्यकता होगी। गणित की कहानी सुनाते सुनाते तो हम बीजगणित की कहानी बताना ही भूल गए, जो अरबों की देन है। समय की व्यस्तता के कारण हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि समय भी तो एक गणित है। आज का वीडियो यहीं तक। यदि आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और बाकी कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।